अध्याय 86 मेंटिस श्रिम्प किंग। नाम मेंटिस श्रिम्प के किशोर। स्तर 10। गुणवत्ता औसत। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 111 अंक। सेवन के प्रभाव। इसका मांस अतुलनीय रूप से स्वादिष्ट होता है और लंबे समय तक सेवन से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। मेंटिस श्रिम्प पर्ल्स का सेवन करने से शारीरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हो सकती है। संग्रहणीय मेंटिस श्रिम्प मोती। अवशोषक। लेवल 10 रेटिंग देखकर सार्थक का तनावग्रस्त दिल आखिरकार शांत हो गया। हालांकि सामान्य मछली पकड़ने के मैदान में लेवल 10 सबसे मजबूत होता है, लेकिन यह उसे चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। लेकिन ये मेंटिस श्रिम्प के लावा क्या थे? आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा लावा है। वयस्क मेंटिस श्रिम्प कितने बड़े होते हैं? निश्चित रूप से मेंटिस झींगा हमारा पीछा करते हुए आया, एक ऐसा जीव जो लगभग 2 मीटर लंबा था और जिसका सिर और सामने के पंजे पूरी तरह से फैले हुए थे। कब? सार्थक ने अपने बैंगनी बांस के डंडे से पहले वार किया, लेकिन वह उसी समय हमला करने वाले एक मेंटिस श्रिम्प के अगले पैरों से टकरा गया। सार्थक का पहले वार करने का इरादा नहीं था, बल्कि जो लोग समुद्र में नहीं गए हैं, वे मेंटिस श्रिम्प के हमले की ताकत को नहीं जानते। इसकी विस्फोटक शक्ति बिना दूसरे वार के ही पल भर में केकड़े के पंजे को तोड़ सकती है। मेंटिस श्रिम्प के हमले के समय उसकी गति, विस्फोटक शक्ति और आक्रमण क्षमता चरम सीमा तक बढ़ जाती है। सार्थक के लिए निराशा की बात यह थी कि मेंटिस झींगा केवल कुछ मीटर पीछे हट गया, अपना सिर हिलाया और अपनी 2 अंडाकार आंखों से उसे घूरने लगा। इतना मजबूत बचाव है, लेकिन लगता है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। सार्थक तुरंत खुश हो गया। यह अच्छी बात थी कि वह लड़ सकता था, कम से कम इसका मतलब यह था कि यह जगह उतनी भयानक नहीं थी जितनी ली जू ने बताई थी। सार्थक ने अपनी कटार निकाली और जैसे ही मेंटिस श्रिम्प ने मुक्का मारा, वह आगे की ओर झुका और बाल उसके अगले पैरों से बच गया। उसके हाथ में मौजूद कटार मेंटिस श्रिम्प के सिर और शरीर के बीचों बीच जा लगी, एक जोरदार प्रहार जिससे उसका सिर लगभग धड़ से अलग हो गया। सार्थक ने मेंटिस श्रिम्प को पानी में लात मारी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह बहुत तेज था। उसने पलक झपकते ही अपनी ड्रैगन स्विमिंग तकनीक का इस्तेमाल कर लिया था, वरना उसे हथौड़े से चोट लग जाती। मेंटिस श्रिम्प्स का एक झुंड उसे घेर लिया। सार्थक का चेहरा उतर आया। इतने सारे मेंटिस श्रिम्प्स के बीच से रास्ता बनाते हुए वह कैसे आगे बढ़ेगा? रुको, मुझे इन लड़ाकू प्राणियों से खुद क्यों लड़ना चाहिए? सार्थक तुरंत ऊपर की ओर तैरने लगा। उसी समय बड़े नीले केकड़ों का एक समूह उसे टकटकी लगाए देख रहा था। सार्थक को अचानक बाहर आते देख उन सभी ने अपने पंजे उठा लिए। सार्थक ने चारों ओर देखा, उसे एक बड़ा नीला कछुआ दिखाई दिया और वह सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। टकराना। नीले कछुए के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही सार्थक ने एक ही वार में उसे मार डाला। फिर सार्थक ने एक खंजर निकाला और नीले कछुए पर 1 दर्जन से अधिक बार वार किए, उसके बाद उसे केकड़ों के झुंड की ओर घसीट कर ले गया। खाने के लालच में आकर नीले केकड़े और भी ज्यादा दिखाई देने लगे। सार्थक भी वहां नहीं रुका, उसने बैंगनी रंग की बांस की छड़ी पकड़ी और उसे केकड़े के पंजों पर घुमाते हुए तेजी से तैरकर दूर चला गया। कुछ ही देर में सैकड़ों बड़े नीले केकड़े उनका पीछा करने लगे। अगर नीले केकड़े बोल पाते तो वे जरूर चिल्लाते, तुम मरोगे। तुमने न सिर्फ हमें खाने का लालच दिया, बल्कि हमें काट भी लिया। हम तुम्हें मार डालेंगे। जब हम खाई तक पहुंचे तो हमने नीले केकड़ों के बड़े बड़े झुंडों को तैरते हुए अंदर आते देखा और जल्द ही उनमें से कई 100 अंदर आ गए। सार्थक, अरे तोप का चारा, लगे रहो। सार्थक ने नीले कछुए को छोड़ा और उसे सीधे खाई में फेंक दिया, फिर एक बड़ी मछली की तरह फुर्ती से चकमा देकर भाग निकला। दूर से सार्थक ने एक बड़े नीले केकड़े को देखा जो सबसे पहले गिरा था और एक मेंटिस झींगा के बिजली की गति से किए गए मुक्के से उसका खोल चकनाचूर हो गया था। वह बेहद दयनीय लग रहा था। इसे मुक्का क्यों कहा जाता है? मेंटिस श्रिम्प के अग्रपाद, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से स्ट्राइकर कहा जाता है, प्रहार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और प्रत्येक प्रहार के साथ एक जोरदार बैंग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो मुक्केबाज के मुक्के की तरह होती है। स्ट्राइकर हुक का उपयोग केवल मछली पकड़ने के दौरान किया जाता है। सार्थक को अंदाजा हो गया था कि ली जू इतने जख्मों के साथ क्यों लौटा था। उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब 10वें स्तर का मेंटिस श्रिम्प अपनी पूरी ताकत लगा देता है, तो पूरे सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्र में कोई भी मछली उसका सामना नहीं कर सकती। सार्थक को तो ये भी शक था कि अगर कोई विशाल कछुआ आ जाए, तो मेंटिस श्रिम्प का एक झुंड उसे पीट कर मार डालेगा। बेशक ये किसी अनुभवी मछली पकड़ने वाले को चोट पहुंचाने का कोई बहाना नहीं है। इसलिए सार्थक ने अनुमान लगाया कि अंदर एक या शायद कई और शक्तिशाली मेंटिस श्रिम्प्स होंगे।
जब तक वे बाहर नहीं आ जाते वह अंदर नहीं जाएगा। खून और केकड़े के अंडों की गंध ने शायद मछलियों का ध्यान आकर्षित किया होगा, क्योंकि ब्लूफिन ब्रीम, रिबनफिश और यहाँ तक कि छोटी व्हाइटफिश जैसी मछलियों के झुंड समय समय पर खाई में तैरते हुए आ जाते थे। इस समय नीचे अफरा तफरी मच गई थी। सार्थक ने देखा कि एक नीले खोल वाला कछुआ तल तक पहुंचने से पहले ही अपना सिर खो बैठा। वाह, ये तो कमाल है। इस समय सार्थक को कोई जल्दी नहीं थी और वह आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने लगा। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति निरंतर होती रही। इस दौरान सार्थक को सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर लौटना पड़ा। ये लड़ाई लगभग 1 घंटे तक चली। सार्थक ने कम से कम 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर ली थी और वह खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। अचानक नीचे का इलाका धुंधला हो गया। एक छोटी मछली तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक मुक्का तेजी से आया और उसे चकनाचूर कर दिया। फुफकार। धुंध थोड़ी कम होने के बाद सार्थक ने उस चीज को देखा। वो वास्तव में एक मेंटिस झींगा था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही जानकारी बदल गई थी। नाम किंग मेंटिस श्रिम्प। स्तर 19। गुणवत्ता दुर्लभ, उत्परिवर्ती। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 500 अंक। सेवन के प्रभाव। इसका मांस अतुलनीय रूप से स्वादिष्ट होता है और इसके सेवन से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। उत्परिवर्तित मेंटिस श्रिम्प मोती का सेवन करने से शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। संग्रहणीय मेंटिस श्रिम्प मोती। अवशोषक। सार्थक चुप हो गया। एक लेवल 19 का मेंटिस श्रिम्प किंग। शायद यही असली वजह थी कि ली जू बुरी तरह घायल होकर लौटा था। हालांकि आंकड़ों से पता चलता था कि वह सिर्फ लेवल 19 का था। सार्थक को लगा कि पिछली बार का सी ड्रैगन मेंटिस श्रिम्प किंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। किंग के एक ही मुक्के से सी ड्रैगन की खोपड़ी चकनाचूर हो सकती थी। हमारा तो काम तमाम हो गया। हम इस चीज को हरा नहीं सकते। सार्थक की निगाहें तीव्र थीं। नीचे विशाल नीले केकड़े और मेंटिस श्रिम्प लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। उनके शव चारों ओर बिखरे पड़े थे। पास की मछलियों को भी इस जीव ने लगभग पूरी तरह से खा लिया था। सार्थक ने देखा कि विशालकाय मेंटिस श्रिम्प राजा अपने मुंह से एक छोटी मछली को कुतर रहा था। यह अफसोस की बात है कि हमने टाइगर हेड गैंग से चुराए गए आध्यात्मिक फलों को पूरा नहीं खाया। अगर हमने उन्हें अब खा लिया होता तो हम बहुत सारे बड़े नीले केकड़ों और मछलियों को आकर्षित कर लेते। आध्यात्मिक ऊर्जा। अगर मैं यहाँ साधना करूं। नहीं, अगर मैं यहाँ साधना करूं तो मेंटिस श्रिम्प किंग सबसे पहले मुझे मार डालेगा। या मुझे जाकर राक्षसों को लुभाना चाहिए। सार्थक ने कभी समुद्र में साधना करने की कोशिश नहीं की थी, और शायद तियानशुई गांव में भी किसी ने नहीं की थी। उसने जबरदस्ती लिटिल ब्लैक को वापस लिया और कई किलोमीटर दूर तैरने के बाद रुक गया। सार्थक, तुम कहाँ थे? अब मेरे पास रहो और किसी भी जीवित प्राणी को मेरे पास मत आने देना। जब शून्य मछली पकड़ने की तकनीक काम करने लगी तो सार्थक तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा अब आकाश से नहीं बल्कि सभी दिशाओं से आ रही थी। जल्द ही अनगिनत बड़े नीले केकड़े, घोंघे, घूमते हुए तारा मछली और रिबनफिश विशाल और शक्तिशाली झुंडों में दिखाई दिए। सार्थक को ऐसा लगा जैसे उसे पहले एक बार धक्का लगा और फिर दोबारा धक्का लगा हो। उसने अपनी आंखें खोली और हैरानी से बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे परेशान मत करो? हे भगवान! असंख्य मछलियों और केकड़ों को चारों दिशाओं से पास आते देख सार्थक ने तुरंत साधना बंद कर दी और जितनी तेजी से हो सकता था भाग गया। लिटिल ब्लैक भी हैरान रह गया। इतने सारे थे, मैं उन सबको खा ही नहीं सकता था। मेरे पास तुमसे टकराने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही सार्थक ने चलना शुरू किया, मछलियों का एक बड़ा झुंड उमड़ पड़ा और अनगिनत बड़े नीले केकड़े इधर उधर भागने लगे, मानो वे सार्थक को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक है। रुको, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम अवधि में इतनी तेजी से 400 अंक से भी अधिक बढ़ गई है। सार्थक हौंफ उठा। पानी के अंदर खेती करना रात में मछली पकड़ने वाली नाव पर खेती करने से कई गुना तेज था। इसलिए इस बात से इतना हंगामा मचना स्वाभाविक था। लिटिल ब्लैक, जब तुम्हें मौका मिले तो उस बड़े मेंटिस श्रिम्प के खोल को काटकर पूरा खा जाना। छोटा काला कुत्ता सार्थक के चारों ओर कई बार चक्कर लगाता रहा, मानो कह रहा हो, मैं इसे काट नहीं सकता। सार्थक ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक मौका बनाऊंगा। मैं इसके सिर के पिछले हिस्से में छेद कर दूंगा। याद रखना, चुपके से अंदर घुसकर इसे जल्दी से खा लेना। अगर तुम इसे नहीं खा पाए तो तुम्हें इसके द्वारा मुझे खाने का इंतजार करना पड़ेगा। खाई में स्थित जहाज के मलबे का गड्ढा।
सार्थक सीधे अंदर घुस गया। उसे अब अपने सामने मौजूद मेंटिस श्रिम्प किंग की कोई परवाह नहीं थी, और उसके पीछे मौजूद झुंड तो और भी ज्यादा भयानक था। जैसे ही वे तल तक पहुंचने वाले थे, सार्थक ने विशालकाय मेंटिस श्रिम्प किंग के शरीर का आधा हिस्सा देखा, जिसके दोनों पंजे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, मानो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हों। हालांकि सार्थक ने अचानक अपने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा उत्पन्न की और उसे सीधे मेंटिस श्रिम्प किंग पर दाग दिया। मेंटिस श्रिम्प का राजा भी अचंभित था। यह मछली क्या कर रही थी? क्या ये सचमुच मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा भेज रही थी? सार्थक मेंटिस श्रिम्प किंग के शरीर में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा डाल रहा था। ये सारी ऊर्जा निःशुल्क थी, शून्य से प्राप्त की गई थी। देखते ही देखते उसके पीछे मौजूद मछलियां और केकड़े घबरा गए और चिल्लाने लगे, आध्यात्मिक ऊर्जा! इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा! टकराना! एक भयंकर टक्कर शुरू हुई, जिससे धूल और रेत समुद्र तल पर उड़ने लगी। लगातार एक तेज आवाज सुनाई दे रही थी, केकड़े के पंजों के मेंटिस श्रिम्प के खोल से टकराने की आवाज। दुर्भाग्य से ये प्रयास निश्चित रूप से असफल रहा। 4 या 5 साल के बच्चों के समूह को 18 साल के व्यक्ति से लड़ने के लिए भेजना लगभग असंभव था। इस स्थिति में संख्या बल का कोई महत्व नहीं रह गया था। सार्थक एक तरफ छिप गया, अब उससे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं निकल रही थी। इसके बजाय उसने हाथ में चाकू पकड़ा और मेंटिस श्रिम्प किंग से दर्जनों मीटर दूर तैर गया, किसी भी अवसर पर हमला करने की तैयारी में। अध्याय 87 खूब पैसा कमाया। अगर मेंटिस श्रिम्प का राजा बोल पाता तो वह सार्थक को मौत का श्राप जरूर देता। उसे इतना सारा खाना कहाँ से मिला? अगर कम होता तो ठीक था, लेकिन इतना ज्यादा तो है ही। मेंटिस श्रिम्प किंग को अपने रस्सियों से लटकने वाले अंगों को छोड़कर बाकी सभी 6 और आधे पैरों से बेतहाशा हमला करते देखा गया। उसके 2 शक्तिशाली रस्सियों से लटकने वाले अंगों ने एक ही वार में कई बड़े नीले केकड़ों को मार डाला। हालांकि झींगे की ताकत की भी सीमा थी। ऐसा नहीं था कि उसकी अपनी ताकत अपर्याप्त थी, बल्कि दुश्मन संख्या में बहुत अधिक थे, खासकर चाकू मछली, जो बेहद परेशान करने वाली थी। एक पल में चाकू फेंकती थी और अगले ही पल दूसरा। इस समय मेंटिस झींगा राजा के दोनों एंटीना टूट गए थे। सार्थक ने कायाकल्प की 2 गोलियों वाली एक बोतल निकाली, उन्हें अपने मुंह में डाला और हाथ में चाकू पकड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मेंटिस श्रिम्प किंग ने अपने 2 रस्सियों जैसे अंगों से विशाल नीले केकड़े पर हमला किया, उसके सिर और शरीर का जोड़ खुल गया। सार्थक की आंखें चमक उठीं और वह पूरी गति से उसकी ओर बढ़ गया। आग बबूला! ब्रह्मांड को हिला देने वाला हमला! पलक झपकते ही सार्थक की युद्ध शक्ति चरम पर पहुंच गई। ठंडी रोशनी की एक तेज किरण ने मेंटिस झींगा के नर्म खोल को भेद दिया। लिटिल ब्लैक, जल्दी करो! सार्थक ने 2 आध्यात्मिक ऊर्जावर्धक गोलियां निगलकर तेजी से पीछे हट गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें वापस प्रवाहित हुईं, लेकिन सार्थक अभी भी पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रहा था और उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। अगले ही पल मेंटिस श्रिम्प किंग बेकाबू हो गया। उसका पूरा शरीर फट पड़ा, जो पूरे 10 मीटर लंबा था। उसने अपने अंगों को बेतहाशा हिलाया, उसके 6.5 पैर चारों ओर फैल गए और उसका विशाल शरीर आगे की ओर झपटा, जिससे बड़े नीले केकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेंटिस श्रिम्प किंग 5 मिनट तक छटपटाता और लुढ़कता रहा, फिर जाकर सीधा खड़ा हुआ। उसके 2 लटकते हुए अंगों ने पानी में 2 स्पष्ट कट लगा दिए, और रास्ते में आने वाली हर मछली, चाहे वह नाइफ फिश हो या नीले खोल वाले कछुए, को चीरते हुए निकल गए। जब मैला कीचड़ बैठ गया तो खाई में केवल बड़े नीले केकड़ों के टूटे फूटे अवशेष और खोल ही दिखाई दे रहे थे, साथ ही अनगिनत केकड़ों के पंजे इधर उधर बिखरे पड़े थे। सार्थक का दम घुटने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि ली जू इस विशालकाय झींगे के हमले से कैसे बच गया। यहां तक कि एक माहिर मछुआरा भी शायद इसे हरा नहीं पाता। तभी लिटिल ब्लैक मेंटिस श्रिम्प के खोल से बाहर निकला और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। सार्थक को देखते ही वह पलक झपकते ही उसकी ओर दौड़ पड़ा। सार्थक ने उस पर एक नजर डाली और कहा, शाबाश, वापस आने पर मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा। सार्थक वहां से नहीं गया। यहाँ बहुत सारे खंडहर थे और हर जगह आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। उसकी कलाई पर बंधी दानव शोधन पात्र आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी और आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। सार्थक की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर स्पष्ट रूप से तेजी से बढ़ रहा था। हाँ, हमें बहुत पहले ही समुद्र में निकल जाना चाहिए था। हर दिन गांव में रहकर भले ही हम 1 महीने तक खुद पर निर्भर रहते, फिर भी हमें उतना लाभ नहीं मिलता जितना हमें सिर्फ 1 घंटे में मिला है। आध्यात्मिक ऊर्जा का मान 86,211 अंक तक पहुंचने के बाद बढ़ना बंद हो गया,
जो दर्शाता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। सार्थक डेटा को निश्चिंत होकर घूर रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि शियाओबाई उसे खींच रहा है। उस छोटे से सफेद जीव को गुफा में तैरने की कोशिश करते देख सार्थक ने अचानक अपना माथा पीट लिया। अरे हाँ, मैं तो यहाँ खजाना खोजने आया था। मुझे अभी तक कोई खजाना नहीं मिला, मैं अब तक क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। गुफा बहुत गहरी थी और सार्थक लगभग 2 किलोमीटर तक तैरता रहा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि रास्ता खत्म हो गया है। अरे, यहाँ तो कोई सड़क ही नहीं है। सार्थक स्वाभाविक रूप से नदी के विपरीत दिशा में बहने लगा। फुफकार, सार्थक सतह पर आया और तुरंत ही दंग रह गया। अंदर एक छिपी हुई दुनिया थी, लगभग 100 मीटर गहरी एक समुद्री गुफा। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, सार्थक ने एक पत्थर की पट्टिका देखी जिस पर ये शब्द खुदे हुए थे, मछली पकड़ने के स्वामी और उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत प्रवेश पर मृत्युदंड दिया जाएगा। महज कुछ शब्दों के साथ ही सार्थक को एक सिहरन सी महसूस हुई। उसकी खुशी पल भर में बुझ गई, मानो गुफा में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। सार्थक ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, मैं अभी मछली पकड़ने में माहिर नहीं हूँ। क्या मैं पानी में जा सकता हूँ? किनारे पर उतरकर चारों ओर देखते ही मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यहाँ किसी ने खेती की थी। वहाँ एक पलंग, एक मेज और कुर्सियां थीं और लगभग 5 या 6 वर्ग मीटर का एक बड़ा तालाब था। सार्थक ने मंटिस श्रिम्प के पदचिह्नों का पीछा किया जो उसे तालाब तक ले गए। पास पहुंचते ही सार्थक ने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक असाधारण प्रवाह महसूस किया। तालाब के ऊपर से दूधिया सफेद तरल पदार्थ टपक रहा था। यह इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा, क्या ये पूरा कुंड द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हो सकता है? दुर्भाग्यवश तालाब में बहुत कम सफेद तरल पदार्थ बचा था, केवल टखने तक ही था, जिसका मतलब ये था कि मेंटिस श्रिम्प किंग ने इसका काफी हिस्सा चूस लिया होगा। सार्थक अभी भी पूरे इलाके का पता लगाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट पहले से ही दूधिया सफेद तालाब में नहा रहे थे। दोनों मछलियां खूब मजे कर रही थीं। लेकिन तभी सार्थक के चेहरे का भाव बदल गया। अभी अभी दोनों मछलियों पर प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। उसने पिछले महीने में ऐसा 5-6 बार किया था, जिसका मतलब था कि ब्लैकी और व्हाइटी का कौशल स्तर बढ़ गया था। ये देखकर सार्थक खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत साधना शुरू करने के लिए तालाब में बैठ गया। वरना अगर मैंने इतनी मेहनत से खजाना खोजा और 2 मछलियां उसे बर्बाद कर दे तो क्या होगा? फिर मैं किससे शिकायत करूंगा? जैसे ही वह कुंड में बैठा, बिना साधना किए ही सार्थक ने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। तुरंत ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने शून्य मत्स्यन तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में सार्थक का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया और उसकी नसों में बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि वह झुलसा देने वाली गर्म थी। सफलता। जैसे ही सार्थक ने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की, उसके शरीर में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में समा गई। उसी समय कुंड में मौजूद सफेद तरल की आध्यात्मिक ऊर्जा भी सार्थक के शरीर में स्पष्ट रूप से रिसने लगी। 4-5 मिनट बाद सार्थक को प्रतिरोध का आभास होने लगा। क्या यही मछुआरों के लिए अड़चन है? इसे पार करो। दर्जनों झटकों के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ चकनाचूर हो गया हो। सार्थक ने अपने शरीर के भीतर अवरुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को अचानक सुचारू रूप से बहते हुए महसूस किया। छोटी छोटी धाराएं एकत्रित हुई, आध्यात्मिक ऊर्जा नदियों और बादलों की तरह उमड़ पड़ी। उसकी नसें मजबूत हो गईं, उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आए, उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हो गई हो। सार्थक जानता था कि यह प्रगति अभी रुकी नहीं थी। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसके शरीर को मजबूत कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद सार्थक को लगा कि उसके शरीर में काफी बदलाव आ गया है और वह नौसिखिया मछुआरे के शिखर तक पहुंच गया है। अगर संभव हो तो वह मध्यवर्ती स्तर का मछुआरा बनने का भी प्रयास कर सकता है। लेकिन इसी क्षण सार्थक के चेहरे का भाव बदल गया। उसने उठने का सोचा। वह अभी तक मछली पकड़ने के उस्ताद के रूप में पूरी तरह से ढल भी नहीं पाया था और दोबारा कोशिश करने से उसकी बुनियाद ही कमजोर हो जाएगी। नहीं, सार्थक अवाक रह गया। शून्य मछली पकड़ने की तकनीक अपने आप काम कर रही थी और उस पर दबाव डाल रही थी। हे, लॉकी, लॉकी, मुझे बचाओ। लॉकी, भाई लॉकी। लिटिल ब्लैक, सब पी जाओ। इस तालाब का सारा पानी पी जाओ। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी क्षण लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट पूल में लेटे हुए थे,
पानी में छपछपाने की भी जहमत नहीं उठा रहे थे, उनके पेट गोल और फूले हुए थे, वे इतने आलसी थे कि हिलने डुलने की भी जहमत नहीं उठा रहे थे। सार्थक के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। उसने कभी किसी को बिना साधना किए अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करते हुए नहीं सुना था। क्या यह इस कुंड में मेरी साधना के कारण हो सकता है? नहीं, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हम टूट जाएंगे, अगर हम इस बाधा को पार नहीं कर पाए तो। जैसे ही सार्थक अपने काम में पूरी तरह से मग्न हो गया, उसे अचानक कुछ याद आया। उसका अपना परिष्करण स्थान केवल कुछ वर्ग मीटर का था, क्या वह इसे बढ़ा सकता था? बिना किसी झिझक के सार्थक ने अपने शरीर के भीतर प्रवाहित हो रही आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार शोधन कक्ष में प्रवाहित किया, जो धीरे धीरे फैलता गया और मात्र 1 मिनट में 1 मीटर से अधिक बढ़ गया। जैसे ही शोधन स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर का स्थान 10 वर्ग मीटर तक विस्तारित हुआ, विस्तार की गति तुरंत धीमी हो गई। हालांकि पहले से लगाए गए लहसुन, मिर्च और अन्य पौधे आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्प्रेरण के तहत सीधे बढ़ने लगे और थोड़े ही समय में परिपक्व हो गए। आधे दिन बाद, या शायद 1 दिन बाद, या कौन जाने कितना समय बीत गया है, सार्थक के शोधन का स्थान बढ़कर लगभग 50 वर्ग मीटर हो गया है। सार्थक सोचने लगा कि उसकी सफेद मछली पकड़ने वाली नाव कहाँ बह गई होगी। आखिर वह नाव पर ज्यादा देर नहीं रहा था, नाव को तो अब तक बह जाना चाहिए था। उसने सोचा, काश ये शुद्धिकरण जगत आयताकार होता तो मैं जाते समय नाव को यहीं छोड़ सकता था। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने देखा कि शुद्धिकरण करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी एक वृत्ताकार स्थान से एक आयताकार स्थान में परिवर्तित हो गए। हे भगवान, क्या ये संभव है? सार्थक दंग रह गया। क्या वह सचमुच अपनी इच्छा से इस अंतरिक्ष के भूभाग को बदल सकता था? सार्थक के एक विचार से एक तालाब प्रकट हुआ, दूसरे विचार से वह स्थान एक वर्ग में परिवर्तित हो गया। यह अविश्वसनीय है। क्या मैं किसी जीवित व्यक्ति को प्रकट कर सकता हूँ? सार्थक ने एक पल सोचा और सुअर में बदलने का फैसला किया। उसने बहुत समय से सुअर का मांस नहीं खाया था, इसलिए उसने सोचा कि वह एक सुअर लाकर उसे मार सकता है। दुर्भाग्य से इस बार कुछ नहीं बदला। सार्थक लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह केवल भूभाग ही बदल सकता है, वह पेड़ पौधों, पक्षियों या जानवरों को नहीं बदल सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं ऐसा कर पाता तो क्या मैं ही सृष्टिकर्ता नहीं होता? अंततः जिस स्थान पर दुनिया को परिष्कृत किया गया था, वह लगभग 60 वर्ग मीटर का ही रह गया, और इस बिंदु पर सार्थक को अब अपने शरीर पर प्रवाहित होने वाली विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ। सार्थक ने अपनी आंखें खोली, उसका शरीर एक बार फिर गंदगी से सना हुआ था, और उसने तुरंत अपने डेटा को देखा। स्वामी सार्थक, स्तर 13, शुरुआती मछुआरा, आध्यात्मिक ऊर्जा 156,666 559। आध्यात्मिक नस, स्तर 3, मध्य श्रेणी, अपग्रेड करने योग्य। प्रतिभावान आत्मा जीव, जुड़वा यिन यांग भक्षण करने वाली मछलियां, स्तर 8। हथियार, बैंगनी बांस की छड़ी। मुख्य साधना तकनीक, शून्य मछली पकड़ने की तकनीक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है हुकिंग तकनीक, नश्वर स्तरीय दिव्य रैंक। ... मैंने आध्यात्मिक नस को अपग्रेड नहीं किया। आध्यात्मिक नस अपग्रेड तो हो गई, लेकिन अपग्रेड करने योग्य विकल्प ग्रे क्यों हो गया है? सार्थक घबराने लगा था। क्या आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या फिर कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई थीं, जिनकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था? अध्याय 88, अमर शरीर। सार्थक ने अपने डेटा की सूचना सामग्री पर बार बार विचार किया। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि फिलहाल आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास संभव नहीं है, मानो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा इसे अवरुद्ध किया जा रहा हो। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके विकास करने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दूसरा, स्तर में आए बदलाव का असर। इस बार इंग्ल स्तर तक पहुंचने में संभवतः काफी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हुई, जिसने उसे सीधे बिगिनर इंग्ल स्तर के शिखर तक पहुंचा दिया। और यही आंकड़ा बहुत कुछ बयां करता है। सभी को लगता है कि मछुआरों को उनके कौशल स्तर के आधार पर रैंक दी जाती है, न कि ग्रेड। हालांकि आंकड़ों से पता चलता है कि वह लेवल 13 पर है, इसलिए कौशल स्तर गौण प्रतीत होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि शुरुआती मछुआरों के बीच काफी अंतर हो सकता है। भले ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा अचानक बढ़कर 559 अंक हो गई है, सार्थक को अभी भी लगता है कि शुरुआती मछुआरों के क्षेत्र में उसे सुधार की बहुत गुंजाइश है। आखिरकार उसने अभी तक 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रेगमेंट में महारत हासिल नहीं की है, और उसका शरीर अभी अपनी चरम सीमा पर नहीं है।
ये सोचते हुए सार्थक को लगा कि उसे थोड़ा शांत होने के लिए समय चाहिए। कहावत है ना, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। ताकतवर बनना अच्छी बात है, लेकिन अगर ताकत बहुत तेजी से बढ़े तो निश्चित रूप से परेशानियां आएंगी। ये तो आम समझ की बात है। बेशक सार्थक का इरादा यहाँ 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रेगमेंट्स को विकसित करने का नहीं था। उसने अभी तक इस 100 वर्ग मीटर के स्थान का पूरी तरह से अन्वेषण भी नहीं किया था। सार्थक ने नीचे देखा तो पाया कि ब्लैकी और व्हाइटी नाम की दो छोटी मछलियां आध्यात्मिक प्रकाश से दमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों नन्ही मछलियां बहुत जल्दी ठीक हो गई थीं। पानी पीने से उनके पेट फूल गए थे। बेशक सार्थक को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि कुंड में मौजूद सफेद तरल पूरी तरह से गायब हो गया था, एक बूंद भी नहीं बची थी। उसने संसार का विस्तार और परिष्करण करते समय शायद इसका बहुत अधिक उपयोग कर लिया था, अन्यथा उस सफेद तरल में समाहित आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा उसे दर्जनों बार टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त होती। सार्थक को ब्लैकी और व्हाइटे की याद आए और उसने उस जगह की खोजबीन शुरू कर दी। पलंग, मेज और कुर्सियों के अलावा साधना के लिए एक अलग क्षेत्र भी था। इसे देखकर सार्थक को एहसास हुआ कि वह गलत तरीके से साधना कर रहा था। यहाँ तक कि उसके गुरु भी कुंड में साधना नहीं करते थे, फिर भी वह मूर्खतापूर्वक वहां बैठ गया था, मुख्यतः झींगा राजा के पदचिह्नों से प्रभावित होकर। गुफा के मालिक के खेती करने वाले स्थान से आगे बढ़ने के बाद सार्थक ने चट्टान की दीवार में कई गड्ढे देखे। जब वह उनके पास गया तो उसे उन पर दो किताबें मिली, जिन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। सार्थक ने बिना नाम की एक किताब उठाए, उस पर एक नजर डाली, और वह मोटे तौर पर गुफा के मालिक द्वारा स्वयं लिखी गई साधनाओं का विवरण था। यह अभिलेख इस व्यक्ति द्वारा इस जलमग्न गुफा की खोज से ही शुरू होता है। पहले पृष्ठ पर लिखा है, मैं हार गया और इस जगह पर आ गिरा। मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, लेकिन ईश्वर ने मुझ पर दया की और मुझे इस साधारण मछली पकड़ने के स्थान में आध्यात्मिक सहारा दिया। दुर्भाग्य से मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं और यह आध्यात्मिक सहारा मेरे नुकसान की भरपाई करने के लिए काफी नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे दिन गिने चुने हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। पेज 2, मेरी नींव क्षतिग्रस्त हो गई है और मैं अब खेती नहीं कर सकता। तो ठीक है, हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाने में क्या हर्ज है। पेज 3, यहाँ मृत्यु की प्रतीक्षा में लेटे लेटे 7वें दिन मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई और मैं आध्यात्मिक स्रोत से कोई आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने में असमर्थ था। मुझे पता चल गया था कि मेरा पतन हो चुका है। पृष्ठ 4, इस समुद्री क्षेत्र में मंटिस झींगा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका स्वाद अच्छा होता है। मैं हर दिन मंटिस झींगा के साथ समय बिताता हूँ। पृष्ठ 5, मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। मैं 1 महीने से यहाँ मरने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। पृष्ठ 6, मैंने एक अद्भुत खोज की है। क्या साधकों को वास्तव में केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का ही संवर्धन करना चाहिए? गलत, बिल्कुल गलत। लंबे समय तक मेंटिस झींगा खाने के बाद मैंने पाया कि मेरा रक्त और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति और रक्त तथा ऊर्जा आपस में जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना भी मैं हवा में वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता हूँ। सागर देव, मैंने एक महान रहस्य खोज लिया है। क्या साधना के लिए वास्तव में केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन ही आवश्यक है? नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन केवल एक विधि है, लेकिन स्वयं को विकसित करने का एक और तरीका भी है। ये देखकर सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। इस व्यक्ति का क्या मतलब था? उसके पास अब कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी, फिर भी वह साधना कर सकता था। इसका क्या अर्थ था? सार्थक को नीचे स्क्रॉल करने की बहुत इच्छा हो रही थी। पृष्ठ 7, मैंने 1 साल शारीरिक युद्ध तकनीक विकसित करने में बिताया और अब मुझे लगता है कि मेरी शारीरिक शक्ति इतनी जबरदस्त है कि एक घात लगाकर बैठा मछुआरा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अभी भी कुछ कमी है। अब मुझे पता चल गया है, मेरी मानसिक शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। हाँ, बस इंतजार करो, जब मुझे अपनी मानसिक शक्ति को ठीक करने का तरीका मिल जाएगा तो मैं एक दिन वापस आऊंगा और 1000 तारा नगरी पर विजय प्राप्त करूंगा। सार्थक ने जल्दी से पन्ने पलटे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। क्या इसका मतलब ये था कि वह शक्तिशाली व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का उपाय खोजने के लिए पहले ही निकल चुका था? हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। हालांकि सार्थक ने एक और किताब देखी और उसका पहला पृष्ठ खोला तो उस पर 3 बड़े अक्षर लिखे थे, अमर शरीर। सार्थक तुरंत चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने एक बड़ा अवसर खो दिया हो, लेकिन अब इस अद्भुत व्यक्ति ने शारीरिक साधना की विधि को पीछे छोड़ दिया था।
सार्थक ने उत्साह से मैनुअल खोला, लेकिन पहला पन्ना मैनुअल था ही नहीं। सार्थक का चेहरा अजीब सा था, लेकिन उस पर लिखा था, मुझे नहीं पता कि मेरे अमर शरीर का वारिस कौन है, लेकिन मछुआरा लोक में रहकर भी तुम यहां तक पहुंच पाए, ये दर्शाता है कि तुम में असाधारण प्रतिभा है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला है साधना छोड़ देना और अमर शरीर यहीं छोड़ देना। दूसरा है साधना करना। भले ही तुम निकम्मे हो जाओ, लेकिन अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो दिव्य शरीर प्राप्त कर सकते हो। हालांकि अगर तुम अमर शरीर की साधना करोगे तो तुम मेरे रेन त्यानफेई के आधे शिष्य बन जाओगे। 1000 सितारा नगर पहुंचने के बाद तुम्हें मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना, वरना मेरे शत्रु तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अमर शरीर को प्राप्त करने के बाद भी तुम निकम्मे होकर रास्ते में ही मर जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक नक्शा छोड़ा है। अगर कभी तुम तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के स्थान पर पहुंच सको तो जाकर उसे ढूंढ लेना। अगर तुम तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के स्थान पर भी नहीं जा सकते तो मेरा खजाना भी नहीं ढूंढ पाओगे। अगर तुम खजाना हो तो तुम एक तरह से बेकार हो और मैं तुम्हें शिष्य के रूप में नहीं रखना चाहूंगा। सचमुच, सार्थक को किताब के अंत में मछली की खाल से बना एक नक्शा मिला। यह एक समुद्री नक्शा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत जटिल भूभाग दिखाया गया था और उस पर एक लाल बिंदु को घेरा गया था। सार्थक को हंसी भी आए और गुस्सा भी आया। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी कितना घमंडी हो सकता है। ये पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता है और यहाँ तक कि देवत्व प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यह इतना दबंग है, मैं क्या करूं? सार्थक किताब के पन्ने पलटते हुए गुनगुनाया, मुझे तुमसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शहर से यहाँ तक लड़ते लड़ते आया हूँ और कौन जाने मेरे दुश्मन कैसे कैसे हैं। सिर्फ तुम्हारे कहने से ही तुम मुझे अपना शिष्य समझते हो। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक होगा। मैं बस तुम्हारा एक एहसान मान लूंगा। पुस्तक के पन्ने पलटे गए और उन पर ये शब्द अंकित हुए, मानव शरीर एक गहरा रहस्य है जो मूलतः 5 स्तरों में विभाजित है: त्वचा, मांस, अंग, हड्डियां और मज्जा। त्वचा के प्रशिक्षण में महारत हासिल करने से तलवारों, भालों, गदाओं और चाकुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मांस के प्रशिक्षण में महारत हासिल करने से अद्वितीय चपलता और निकट युद्ध में अजेयता प्राप्त होती है। अंगों के प्रशिक्षण में महारत हासिल करने से सभी प्रकार की छोटी बड़ी चोटों का उपचार संभव होता है। हड्डियों के प्रशिक्षण में महारत हासिल करने से मुठियां और हड्डियां दिव्य हथियारों से भी अधिक मजबूत हो जाती हैं। मज्जा के प्रशिक्षण में महारत हासिल करने से बर्फ जैसी त्वचा और जैद जैसी हड्डियां प्राप्त होती हैं, एक अमर शरीर जो दिव्य हस्तक्षेप के योग्य है। सार्थक तो मानो इसे देखकर लार टपका रहा था। क्या खजाना है! ये तो अविश्वसनीय है। तियानशुई गांव के पुस्तकालय में पड़ी बेकार किताबों से यह बिल्कुल अलग स्तर की है। ये तो सचमुच दिव्य कला है। ये तो सचमुच प्रतिभा का नमूना है। हालांकि सार्थक की पहली प्रतिक्रिया अमर सत्ता के आंकड़ों को देखने की थी। अमर शरीर सर्वोच्च श्रेणी। नोट: 1000 स्टार सिटी के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ने राख से उठकर अमर शरीर नामक शारीरिक साधना तकनीक का निर्माण किया, जो दिव्य श्रेणी की तकनीक बनने से केवल एक कदम दूर है। अनुमानित साधना तकनीक, अमर अधिपति शरीर। इस सिमुलेशन में 100 मिलियन पॉइंट्स का उपयोग हुआ। सार्थक दंग रह गया। उसे लगा कि वह भ्रम में है और उसने अपनी आंखें मल लीं। हे भगवान, इसे लूट क्यों नहीं लेते? इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा चुराना तो नामुमकिन है। 100 मिलियन पॉइंट्स, क्या ये किसी तरह का मौत का जाल है? सार्थक अवाक रह गया। 100 मिलियन पॉइंट्स! क्या 108 दाव बॉडी टेम्परिंग फ्रेगमेंट्स एक पूजनीय स्तर की तकनीक नहीं मानी जाती थी? ये पूजनीय स्तर की तकनीक इतनी अद्भुत कैसे हो सकती है? क्या आप 100 मिलियन पॉइंट्स के आंकड़े का अनुमान लगा सकते हैं? हालांकि सार्थक को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह केवल व्यंग्य कर रहा था। आखिरकार शेडोलेस हैंड जैसी युद्ध तकनीक तो केवल नश्वर स्तर की दिव्य श्रेणी की तकनीक थी, जबकि वंदनीय स्तर की अमरदेह संभवतः एक अत्यंत उच्च स्तरीय युद्ध तकनीक थी। हालांकि उसे अभी तक साधना तकनीक का सटीक स्तर नहीं पता, लेकिन वह गणना करके बता सकता है कि इसमें कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर यह कोई असाधारण दिव्य तकनीक न होती तो क्या इसमें इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती? सार्थक ने तुरंत उस किताब को शोधन जगत में फेंक दिया। ये ठान लिया कि एक बार उसके हाथ में आ जाने पर वह उसे किसी और के पास नहीं छोड़ेगा। अगर कोई और उसे ले लेता तो वह क्या करता? सार्थक गुफा के चारों ओर घूमा, उसे वहां कुछ नहीं मिला और वह पीछे मुड़े बिना बाहर निकल गया। जाते समय उसने हवा से कहा, मैं खजाना अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं अगले खजाने की तलाश में जरूर जाऊंगा।
तुम बस देखते रहो, खजाना ढूंढने में मैं माहिर हूँ। अध्याय 89 ली जू के साथ युद्ध। ली जू को खबर पहले ही मिल गई थी कि सार्थक ने उसकी मछली पकड़ने वाली नाव चुरा ली है और समुद्र में चला गया है। गांव के मुखिया ने कहा कि जब सार्थक लौटेगा तो वह उसकी मछली पकड़ने वाली नाव को अपने घर में बंद कर देगा और बच्चे को तैरते हुए द्वीप पर ही रहने के लिए मजबूर कर देगा। ये खबर गुप्त नहीं रह सकी। ली जू और बाकी लोग न जाने कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन पहले सार्थक ने अपने अधीन एक कुशल मछुआरे की हत्या कर दी थी, जबकि वह उससे उच्च पद पर था। अगर सार्थक को और समय दिया जाता तो शायद वह सचमुच एक पत्थर की तरह इस्तेमाल हो जाता और अपने बेटे की हत्या का बदला कभी नहीं ले पाता। ली जू समुद्र में चला गया, लेकिन हवाई अड्डे से निकलने के बजाय उसने टाइगर हेड गैंग की मछली पकड़ने वाली नाव का इस्तेमाल किया। हालांकि ली जू चुपचाप चला गया, फिर भी वह उन लोगों की नजरों से बच नहीं सका जो उसमें दिलचस्पी रखते थे। इस समय बागान में गांव का मुखिया गुस्से से भड़क उठा। बूले जियांग, क्या तुम सचमुच उस बच्चे को जाने दोगे? अगर वह समुद्र में मर गया तो तनवीर के लौटने पर तियानशुई गांव कैसे सफाई देगा? बूढ़े जियांग कुर्सी पर पीछे झुककर धीरे से बोले, क्या बकवास है। तनवीर ने ली जू की जान सिर्फ इसलिए बख्श दी ताकि उसे उस बच्चे के लिए धार तेज करने का पत्थर बना सके। हवा, बारिश या जीवन मृत्यु का अनुभव किए बिना चाकू तेज करने का कोई फायदा नहीं। अगर वह मर जाता है तो वह सिर्फ अपनी अक्षमता को दोष दे सकता है। आखिर वह किसे दोष देगा? ग्राम प्रधान ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जब तुम मेरी जगह नहीं हो तो तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम ग्राम प्रधान नहीं हो, इसलिए जाहिर है कि तुम पर कोई दबाव नहीं है। इसके अलावा ली जू पहले ही समुद्र में जा चुका है। हालांकि मैंने प्रताप को उसकी तलाश में भेज दिया है, लेकिन मछली पकड़ने का क्षेत्र इतना विशाल है, हमें ये भी नहीं पता कि हम उसे ढूंढ पाएंगे या कब ढूंढ पाएंगे। अगर इसी क्षण जियांकिन प्रकट हुआ, सार्थक उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। हालांकि वह ली जू का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन भाग निकलना कोई समस्या नहीं होगी। ग्राम प्रधान, गांव का मुखिया पूरी तरह से हैरान था। इसका क्या मतलब था? क्या एक कुशल मछुआरा दूसरे मछुआरे का पीछा करके भाग जाए तो यह कोई समस्या नहीं होगी। ... गुफा के बाहर सार्थक ने बड़ी संख्या में मेंटिस श्रिम्प के सिरों से मोती निकालकर खुशी खुशी निकाल लिए। उसी समय उसने मेंटिस श्रिम्प राजा के शव को शोधन क्षेत्र में डाल दिया, क्योंकि इसका खोल बहुत सख्त था और वापस लौटने पर इसे कुछ चाकू बनाना अच्छा रहेगा। केवल 168 मेंटिस श्रिम्प मोती। सार्थक ने मेंटिस श्रिम्प के अब शांत पड़े अवशेषों को देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस इतना ही कह सका कि मेंटिस श्रिम्प बहुत शक्तिशाली थे। 100 से कुछ ज्यादा मेंटिस श्रिम्प ने मिलकर हजारों मछलियों और केकड़ों को लगभग खत्म कर दिया था। आखिरी मेंटिस श्रिम्प राजा ने उनमें से कम आधे को मार डाला था। अगर उसे लिटिल ब्लैक ने काटकर न मारा होता तो चाहे और भी कितनी ही मछलियां और केकड़े आ जाते, वे भी मर जाते। खाई से तैरकर बाहर निकलने के बाद सार्थक ने अपने चारों ओर बिखरी हुई मछली पकड़ने वाली नावों के मलबे पर एक नजर डाली और सीधे सतह की ओर बढ़ गया। रास्ते में कई सांपों ने सार्थक को काटने की कोशिश की, लेकिन छोटी काली मछली अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई थी और अब छोटी मछली जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। छोटी काली मछली ने आसानी से सांपों को काट डाला, जिससे वह असहाय हो गई। सार्थक पानी से बाहर आया। उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि अभी तो भोर ही हुई है, दोपहर नहीं हुई है। सार्थक ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ। हालांकि जहाज के मलबे का गड्ढा बहुत दूर नहीं था, फिर भी तियानशुई गांव के ऊंचे पानी से लगभग 500 ली, लगभग 250 किलोमीटर दूर था, इसलिए शायद ही कोई सीधे यहां मछली पकड़ने के लिए आता होगा। छोटे काले और छोटे सफेद, जाओ मेरी नाव ढूंढो। सार्थक ने बेशक अपना जहाज नहीं देखा। कौन जाने वह पूरी रात कहां बहता रहा, लेकिन शायद वह 50 मील से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसलिए सार्थक ने खोजबीन करते हुए अपनी पवन चाल का अभ्यास किया। अगर उस समय कोई आसपास होता तो वह पूरी तरह से चकित हो जाता, उसकी आंखें फटी रह जाती। वह एक आदमी को समुद्र के ऊपर हवा में चलते हुए देखता, मानो वह उड़ रहा हो। हालांकि वह समुद्र में गिरने से पहले ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन मीटर ही चल पाता, फिर भी वह उड़ ही रहा था। भला कोई कैसे अचंभित नहीं होता। जब सार्थक को सफेद मछली पकड़ने वाली नाव मिली, तब तक वह 30 मील दूर जा चुकी थी। वह गलत रास्ते पर चला गया था और फिर वापस लौट आया था। इस दौरान उसने मछली पकड़ने वाली 2 और नावें भी देखी जिनमें लोग मछली पकड़ रहे थे।
हालांकि सार्थक स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि वे उसे देख लें, इसलिए वह पानी के अंदर ही रहा, एक विशाल मानव आकार की मछली की तरह। फुफकार। नाव पर चढ़ने के बाद सार्थक को वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने भागने के लिए मछली पकड़ने वाली नाव चुराई थी और उसे लगा कि अगर वह वापस चला गया तो शायद वह फिर कभी बाहर न निकल पाए और उसे बागान में खेती करना ही पड़ेगा। लेकिन सार्थक अभी खेती नहीं करना चाहता था। वह पहले ही आत्मा को इकट्ठा करने की तकनीक सीख चुका था और जब तक बूढ़ा उसे कुछ नया नहीं सिखाता तब तक सिर्फ खेती करने का क्या फायदा। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियांग किन के पास मेरे लिए कोई नई युद्ध तकनीक है। लेकिन सोचने के बाद मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी 5 युद्ध तकनीकें सीखी हैं, जो अभी के लिए काफी होनी चाहिए। वैसे भी तियानशुई गांव में भला क्या खास हो सकता है। समुद्र में रहकर अमर शरीर तकनीक में महारत हासिल करने पर ध्यान देना बेहतर है। एक बार जब मैं इसे सीख लूंगा तो मैं सचमुच अद्भुत हो जाऊंगा। जाहिर है सार्थक को इतनी जल्दी नहीं थी। उसने 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रेगमेंट से शुरुआत की। फिशिंग मास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद उसे अपने शरीर को ठीक से तैयार करने की जरूरत थी। जब सार्थक ने दोबारा 108 आसनों का अभ्यास किया तो संभवतः अपनी बढ़ी हुई शक्ति के कारण उन्हें वे आसान लगने लगे। पहले उन्हें 108 आसनों का एक चक्र पूरा करने में लगभग 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब ऐसा लगता था कि केवल 4 घंटे ही लगते हैं। जैसे ही सार्थक अपनी 8वीं मुद्रा का अभ्यास कर रहा था, तभी एक सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई चीज हवा में उड़ती हुई आई हो। ओम। सार्थक ने तुरंत साधना रोक दी और एक तरफ हट गया। तभी उसने देखा कि उसकी साधना के क्षेत्र में आध्यात्मिक प्रकाश से चमकता हुआ एक मछली पकड़ने का कांटा प्रकट हुआ है। जब उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ ही मीटर की दूरी पर एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी है। जब ली जू को पता चला कि उसका नक्शा चोरी हो गया है और सार्थक तुरंत नाव चुराकर उसके पीछे भाग गया है, तो उसे समझ आ गया कि सार्थक ने उसका समुद्री नक्शा जरूर देख लिया होगा। उसने सोचा था कि सार्थक सबसे पहले पानी के अंदर की गुफा में जाएगा, क्योंकि उसने नक्शे पर उस जगह को खोज के लिए चिन्हित नहीं किया था। हालांकि पानी के अंदर की गुफा में कुछ भी न मिलने पर सार्थक आत्मा को सोखने वाली जेलीफिश के जमावड़े वाली जगह पर चला गया, क्योंकि वहीं से उसे टाइगरफिश मिली थी। लेकिन ली जू को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि आत्मा चूसने वाली जेलीफिश भी वहां नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि बच्चा सचमुच जहाज के मलबे में मरने चला गया था। ली जू ने उम्मीद की कि सार्थक सचमुच वहां न गया हो, अन्यथा उसे डर था कि सार्थक बदला लेने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आखिरकार वह मेंटिस श्रिम्प राजा बहुत भयानक था और उसे उस समय बच निकलने पर सौभाग्यशाली महसूस हुआ। सार्थक, चोर, मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। आज तुम कहाँ भागने वाले हो? सार्थक ने देखा कि ली जू उसकी ओर झपटा, हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और बैंगनी बांस की छड़ी आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठी। टकराना। सार्थक 7-8 कदम पीछे हट गया, उसकी बाहों में हल्की सुन्नता महसूस हो रही थी। उसने आंखें सिकुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि ली जू वास्तव में एक शीर्ष स्तर का मछुआरा था, जिसके पास वाकई भयानक ताकत थी। ली जू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितना डरा हुआ था। सार्थक ने उससे एक बार सहा था और उसे कोई चोट नहीं आई थी। क्या आप फिशिंग मास्टर लेवल तक पहुंच गए हैं? सार्थक ने अपनी गर्दन घुमाई। जैसा आपने चाहा, मैं अभी अभी फिशिंग मास्टर लेवल पर पहुंच गया हूं और संयोग से आप भी यहां आ गए हैं। ली जू हैरान रह गया। इस चोर की प्रतिभा वाकई चौंकाने वाली थी। अगर उसने पहले तनवीर को सार्थक की इतनी सहज और तेज तरक्की का कारण समझा था, तो अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। तनवीर के जाने के समय सार्थक किस स्तर पर था और अब सार्थक मछली पकड़ने का उस्ताद बन चुका था। ली जू के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तो क्या हुआ अगर तुम फिशिंग मास्टर के स्तर तक पहुंच गए हो? मैं तुम्हें आज फिर मार डालूंगा। सार्थक, तुम्हें कैसे पता कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा यहां इंतजार नहीं किया? तैरता हुआ द्वीप तुम्हारी गतिविधियों को सीमित करता है और मेरी भी। अब जब तुम यहां हो तो वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अहंकार मृत्यु का कारण बनता है। ली जू द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रचंड विस्फोट किए जाने के बाद सार्थक, जो स्वयं भी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट कर रहा था, 20 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। एक ही प्रहार में सार्थक की भुजाएं सुन्न हो गईं और उसके आंतरिक अंग मरोड़ उठे। इस बार वे सचमुच मरोड़ उठे, उसके आंतरिक अंगों में असहनीय दर्द हो रहा था। जैसे ही ली जू को लगा कि सार्थक पानी में गिरने ही वाला है, तभी अचानक सार्थक का संतुलन बिगड़ गया, मानो हवा का एक झोंका उसे वापस खींच लाया हो।
उस क्षण सार्थक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह अजीबोगरीब ढंग से हंस रहा था। वह कैसे संभव है? ली जू सचमुच हैरान रह गया। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो उस हमले की ताकत को देखते हुए उसने अपनी पूरी ताकत का 8/10वां हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी सार्थक को कोई चोट नहीं आई थी और वह पलटवार भी कर सकता था। तादा सार्थक अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था, बैंगनी बांस की छड़ी को खंजर की तरह चला रहा था। उसकी हरकतें दिखावटी लेकिन घातक थीं, हमेशा महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधती थीं। उसने हर मुश्किल जगह को निशाना बनाया, आंखें, गला, कमर, बागलें। रुको, तुमने कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल की? ली जू के चेहरे के भाव बदल गए। सार्थक पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। सार्थक कुछ हद तक उन्मादी हो गया था, हर हमले के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, हर वार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह मन ही मन सोच रहा था, पागल की लाठी बनाने वाले ने एक मछुआरे की ताकत से 2 मछुआरों को मार डाला, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हालांकि कई सौ सांसों तक लड़ने के बाद सार्थक ने पाया कि ली जू चुप रहा और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, मानो वह उसके साथ बराबरी का मुकाबला कर रहा हो। ओम, क्या ये बूढ़ा बदमाश मेरे शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को निचोड़ लेना चाहता है? अध्याय 90 ली जुए की मृत्यु। सार्थक हंसते हुए बोला, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मुझे थकाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास किस बात से मिलता है। फोड़ना। ली जू की निगाहें बर्फीली थीं। जब सार्थक की आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ तो स्वाभाविक रूप से उसका भी विस्फोट हो गया। सार्थक एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन हर बार वह दूर जा गिरा और फिर हवा में वापस आकर ली जू के साथ फिर से लड़ने लगा। महज कुछ मिनटों की लड़ाई में सार्थक 7 या 8 बार हवा में उछल गया, लेकिन फिर भी वह चिल्लाता रहा। ली जू, टाइगर हेड गैंग के सम्मानित नेता, क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? क्या तुम एक माहिर मछुआरे नहीं हो? क्या तुम महान मछुआरों की दुनिया में कदम नहीं रख रहे हो? चलो, मुझे मारो, मुझे जान से मार दो। ली जू इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की उल्टी आने लगी। सार्थक को इतना शक्तिशाली होने का कैसा अवसर मिला था? क्या उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच असीमित थी? अगर वह उसे आज पकड़ नहीं पाया तो भविष्य में उसे कैसे हरा पाएगा? मारना। अचानक ली जू ने एक जोरदार प्रहार से सार्थक को दूर धकेल दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके मुंह में एक प्राणवर्धक गोली ठूंस दी। सार्थक के दोबारा हमला करने ही वाला था कि ली जू का चेहरा अचानक सख्त हो गया, कुछ गड़बड़ थी। पलक झपकते ही सार्थक एक कदम पीछे हट गया और उसके पैर की उंगलियां जमीन पर टिक गईं। उसी समय ली जू ने छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे 2 पतले चाकू निकले जिन्हें उसने सीधे सार्थक की ओर चला दिया। सार्थक ने झटपट अपनी शारीरिक स्थिति बदल ली और 2 पतले चाकू लगभग उसके शरीर को छूते हुए निकल गए। सार्थक के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। कितना पेचीदा तरीका है! क्या सच में इस आदमी ने मेरी नकल की है? लेकिन ये तो चाकू है, लाठी नहीं। चाहे मैं कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाकू का वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह, टाइगर हेड गैंग का सरगना उतना भी महान नहीं है। क्या उसके पास बस यही चालें हैं? ली जू वहीं खड़ा रहा, सार्थक को बर्फीली निगाहों से देखता हुआ और धीमी आवाज में बोला, सच कहूं तो तनवीर के अलावा तुम पिछले 100 सालों में तियानशुई गांव के सबसे क्रूर व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं, ली जू, एक साधारण मछुआरे से उठकर आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। टाइगर हेड प्रेतवाधित। सार्थक की आंखें सिकुड़ गईं। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। हालांकि ली जू और उसने बराबरी का मुकाबला किया था, लेकिन ली जू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। और पागल दानव छड़ी के साथ भी वह केवल बराबरी पर ही रह पाया था। ये स्पष्ट था कि पागल दानव छड़ी शक्तिशाली तो थी, लेकिन 3 छोटे लोगों को पार कर चुके दुश्मन को मार नहीं सकती थी। ऐसा लगता था कि पागल दानव छड़ी बनाने वाले ने किसी नौसिखिए मछुआरे को मार डाला होगा। सार्थक ने अपना मुंह खोला और कहा, छोटे काले, इसे काट लो। ओम। ली जू ने अचेतन रूप से चारों ओर नजर डाली और उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी जांघ में दर्द महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसने पाया कि मांस का एक टुकड़ा काट लिया गया था। ली जू के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। ये क्या था? इससे पहले कि ली जू कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसे अपनी जांघ पर उसी जगह पर फिर से काटने का एहसास हुआ। बस इस समय ली जू ने बाकी सब कुछ भुला दिया और तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर पर केंद्रित कर दिया। ली जू, यह क्या है?
तुमने किस तरह का जादू किया है? सार्थक हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण सार्थक एक बार फिर आगे बढ़ा। हालांकि इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। ली जू के प्रहार अत्यंत तीव्र थे, जिन्होंने सार्थक की आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट को चकनाचूर कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सार्थक की छाती पर गहरा घाव हो गया। हालांकि उसका शरीर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन उसकी अतृप्त आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो गई। दिलचस्प, टाइगरफिश के कब्जे ने वास्तव में आपको एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अब भी एक शीर्ष मछुआरे हैं। आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? सार्थक ने ली जू के दोहरे वार से बचते हुए हवा में छलांग लगाए और दो शब्द कहे, विलन। अगले ही क्षण सार्थक के चारों ओर एक यिन यांग पैटर्न प्रकट हुआ और उसकी दोनों तलवारें एक काली और एक सफेद रंग की हो गईं, जिससे उसकी आभा में काफी वृद्धि हुई। ली जू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। असंभव, आत्मा भक्षक मछली इतना शक्तिशाली समलन प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकती है? सार्थक, हे। सार्थक की आंखों में ली जू का रक्त संचारित हो रहा था और उसकी नाड़ियां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं, जिसे वह एक नजर में देख सकता था। कब एक क्षणिक टकराव में ली जू के होंठ कांप उठे। उसी क्षण उसने ठंडी रोशनी की एक चमक देखी और उसकी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा चकनाचूर हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर सार्थक के हाथों में दो तलवारें थीं। बैंगनी रंग की बांस की छड़ी कहाँ थी? तुम चाकू का भी इस्तेमाल करते हो? सार्थक, हे। सार्थक के मन में रक्तपात की तीव्र इच्छा जागृत हुई। जब उसे यह भावना पुनः महसूस हुई तो वह अब भी बेहद भयावह थी। विलय के क्षण में उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति एक नौसिखिया मछुआरे से भी कहीं अधिक थी। ली जू की चाल भी धीमी थी और उसकी शक्ति भी पहले जैसी प्रचंड नहीं लग रही थी। मारना। दोनों ने दोहरी तलवारें चलाईं और दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। लेकिन 100 से भी कम वार के बाद ली जू के शरीर पर 10 से अधिक घाव हो गए और उसका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से 3 बार विस्फोटित हुआ। ली जू, ये कैसे संभव है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? तुम्हारा आत्मा पोषक तत्व भक्षक आत्मा मछली नहीं है। इस क्षण सार्थक के चेहरे पर भयंकर भाव उभर आए, उसकी आवाज कर्कश हो गई। मैं आत्मा राक्षस, जुड़वा, यिन यांग, आत्मा भक्षक मछली। ली जू भयभीत हो गया। नाम से ही स्पष्ट था कि यह कोई साधारण उत्परिवर्तित आत्मा भक्षक मछली नहीं थी, यह एक अत्यंत शक्तिशाली उत्परिवर्तित जीव प्रतीत होती थी। यह मिश्रण भयावह था। हर बार जब वह इस पर प्रहार करने वाला होता तो ये बड़ी मुश्किल से बच निकलती, बाल बाल चूक जाती, लेकिन वह कभी भी इस पर प्रहार नहीं कर पाया। ली जू, मैं सहमत नहीं हूं, नाइफ फिश, विलय करो। अगले ही पल एक चाकू मछली शून्य से निकलकर ली जू के शरीर में घुस गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि ली जू चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं। हालांकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ली जू के पास एक आत्मा प्राणी है। सभी जानते हैं कि ली जू का एक बाघ सिर वाली मछली के साथ अनुबंध है, लेकिन उसकी आत्मा प्राणी के बारे में सभी मानते हैं कि ली जू की आत्मा प्राणी बहुत पहले मर चुकी है या उसका अस्तित्व ही नहीं है। कौन जानेगा कि ली जू की आत्मा प्राणी सिर्फ एक साधारण चाकू प्राणी मछली है? जाहिर है, नाइफ फिश सोल बीस्ट बहुत साधारण है, तियानशुई गांव में तो ये हर जगह पाए जाते हैं। फिर भी यही व्यक्ति टाइगर हेड गैंग का नेता बन गया, जो उसके तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ बताता है। सार्थक शांत था, उसकी आंखें काली और सफेद थीं, और ये बताना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। इस समय सार्थक का एकमात्र उद्देश्य जान से मारना था। उसने अपनी दोनों तलवारें लहराईं और फिर से आगे बढ़ा, उन्हें उड़ती हुई तितलियों की तरह अद्भुत कुशलता से चला रहा था। हालांकि इस बार वह ली जू की अपार आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करने में असफल रहा। सार्थक को ली जू के शरीर से ठोस हवा की तरह एक तलवार निकलती हुई दिखाई दी। हालांकि वह सूक्ष्म थी, फिर भी उसकी नजर से नहीं बच पाए। फुफकार। सार्थक ने अपने दाहिने कंधे पर लगे घाव को देखा, जहां तलवार की ऊर्जा भेदकर अंदर घुस गई थी। उसने तलवार की ऊर्जा को आते हुए साफ देखा था, लेकिन उसका शरीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। ली जू ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास कई तरकीबें हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी असली ताकत तो एक नौसिखिए मछुआरे जैसी ही है। तुम कब तक इन विशेष युद्धक अवस्थाओं को बनाए रख सकते हो? हाथ में चाकू लिए सार्थक ने दो और शब्द कहे, क्रोध। पलक झपकते ही सार्थक करीब आ गया, उसकी दोनों तलवारें प्रेत की तरह चमक उठीं। ली जू ने बड़ी मुश्किल से पहले 10-12 वार रोके, लेकिन उसके बाद के एक भी वार को नहीं रोक पाया।
देखते ही देखते उसका शरीर 1 दर्जन से अधिक घावों से फट गया, खून बह रहा था और यह निर्मम लड़ाई जारी रही। असंभव, ली जू ने हताशा में दहाड़ते हुए कहा, यह आदमी इतना शक्तिशाली क्यों होता जा रहा है। अचानक उसके शरीर से 7-8 तलवार ऊर्जाएं फूट पड़ी, लेकिन सार्थक ने अपने शरीर को कई अजीबोगरीब मुद्राओं में मोड़ लिया, जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। उन 7-8 तलवार ऊर्जाओं में से कोई भी सार्थक को छू नहीं सकी। सिसल सिसल, कुछ ही सांसों के बाद ली जू का शरीर खून से लथपथ हो गया। उसके हाथों को देखकर लग रहा था कि वे अब हाथ नहीं थे, बल्कि 2 कंकाल बन चुके थे, जिन पर से मांस और त्वचा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ली जू ने अपने हाथों को देखा, जो कंकाल में बदल गए थे, और फिर अपनी छाती में धन से 2 चाकुओं को देखकर भयभीत हो गया। सार्थक शांत रहा, उसकी काली सफेद पुतलियां मानो बुझने ही वाली थीं, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ। सार्थक मुस्कुराया, उसका क्रूर चेहरा खून की गंध से भरा हुआ था। उसने ली जू को अपने करीब खींचा, अपना मुंह खोला और मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की तीव्र इच्छा हो रही हो। नहीं नहीं, धिक्कार है, मैं एक इंसान हूं। मैं दुश्मन को मार तो सकता हूं, लेकिन उसे खा नहीं सकता। खांसी। सार्थक ने अपनी जीभ तब तक काटी जब तक उससे खून नहीं निकलने लगा, लेकिन अंततः उसने ली जू को नहीं काटा। तर्क ने उसे बताया कि यही उसकी आखिरी सांस थी। पफ। सार्थक ने अपनी दोनों तलवारों से ली जू को भेद दिया और फिर सीधे देख पर बैठ गया। कुछ मिनटों बाद सार्थक ने उस बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। जैसे ही वह मुक्त हुआ, उसने अपना मुंह खोला और जमकर उल्टी की। लिटिल ब्लैक, तुम बेशर्म मछली, अगली बार तमीज से पेश आना। उल्टी। सार्थक को भय की एक लहर महसूस हुई। उसे खुशी थी कि उसने अपनी इच्छा को दबा लिया था। सच कहें तो उस पल ने उसकी इच्छाओं को लगभग असीमित रूप से बढ़ा दिया था। मैं बहुत करीब था, और यह सौभाग्य की बात है कि मुझमें अभी भी कुछ इंसानियत बची है, अन्यथा मुझे डर है कि इस मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। वूश। सार्थक ने कुछ औषधि की गोलियां खाईं, मछली पकड़ने वाली नाव पर लेट गया और खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। ये देखकर शियाबाई तैरकर सार्थक के पास गई और उसके गाल को चूमा, फिर सार्थक के मुंह तक तैरकर गई और उसमें शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की सांस फूंकी। उल्टी। सार्थक वहीं बेहोश हो जाना चाहता था। वह इतना थक गया था। शियाओ हे जैसे क्रूर व्यक्ति से लड़ना ली जू से लड़ने से भी कहीं ज्यादा थका देने वाला लग रहा था। वाह, नन्हा सफेद तो बहुत बेहतर है, कितना आज्ञाकारी है, और जब व्यस्त नहीं होता तो मुझ पर आध्यात्मिक ऊर्जा भी बिखेर सकता है। नन्हे काले के विपरीत ये हमेशा मुझे खाना खिलाने के बारे में सोचता रहता है।